हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सारणी, जिसमें हम लोगों ने सारणी को देखा है, कहते किसे हैं, किस प्रकार की होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं सारणी में प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में भी हम लोगों ने दो चार प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि किसी भी सारणी के मान में, किसी भी सारणी के स्तंभ या पंक्ति के अवयवों में किसी एक उभयचर से अगर हम गुणा कर दें तो उस पूरे सारणी का जो मान होगा उस उभयचर के गुणांक के क्या होगा, बराबर होगा। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। जैसे यहाँ पर एक सारणी है, इससे पहले हम आपको बता दें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सारणी है, सपोज कोई भी है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यह कोई सारणी है। इस सारणी का मान हम मान लेते हैं कि क्या है, P है। इस सारणी का मान P है। यदि इसके हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी अचर K का क्या कर दें, गुणा कर दें, सपोज K का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो इस सारणी का मान भी उस के गुणांक के क्या होगा, बराबर होगा। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि किसी भी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी उभयचर या किसी अचर के का क्या कर दे, गुणा कर दे, अचर के का गुणा कर दे, तो उस सारणी के मान में भी उस के गुणांक का क्या होगा, गुणा होगा। क्लियर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ और। जैसा कि देखिएगा, वही पिछली प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। यहां पर कह रहे हैं कि एक सारणी दी हुई है और इस सारणी का हल ज्ञात करना है आपको। आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी सारणी में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। इस सारणी में भी आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। क्या दिख रहा है भाई, ए बी सी। ए वाले में प्रथम स्तंभ में आपको पी पी नजर आ रहा है, दूसरे स्तंभ में बी नजर सॉरी क्यू नजर आ रहा है, तीसरे स्तंभ में आर नजर आ रहा है। यानी तीन स्तंभ हैं, तीनों स्तंभ में एक निश्चित अचर आपको क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर इसका हल हमें ज्ञात करना है तो यह हमारा कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है और कॉलम थर्ड है। यानी कॉलम फर्स्ट में पी है, कॉलम सेकंड में क्यू है और कॉलम थर्ड में आर है कि नहीं। तो हम कॉलम फर्स्ट से पी को कॉमन कर लें, कॉलम सेकंड से क्यू को कॉमन कर लें, कॉलम थर्ड से आर को कॉमन कर लें, तो हमारे सारणी का मान होगा क्या। तो हम लिखेंगे कि कॉलम फर्स्ट से P व कॉलम सेकंड से Q तथा कॉलम थर्ड से R कॉमन लेने पर अगर हम कॉलम फर्स्ट से P कॉमन कर ले तो हमें मिल क्या रहा है, कॉलम फर्स्ट से हमने P कॉमन कर लिया, कॉलम सेकंड से हमें Q कॉमन कर लिया और थर्ड से R कॉमन कर लिया। तो फाइनली हमारी सारणी का मान रहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इस सारणी का मान हमारा कुछ इस प्रकार से रहा, ऐसे रहा। चलिए अब इसी प्रॉपर्टीज को हम इसी संख्या के माध्यम से सिद्ध करते हैं कि क्या ऐसा ही होता है क्या। ठीक है, कुछ संख्याएं हम आपके सामने रखते हैं और देखते हैं कि क्या संख्यात्मक मान में भी रिजल्ट यही प्राप्त हो रहा है। हम एक छोटी सी सारणी आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, इस प्रॉपर्टीज को कुछ देर के लिए साइड करते हैं और इसी प्रॉपर्टीज पर आधारित हम लोग एक संख्यात्मक मान रखते हैं। देखिए, संख्यात्मक मान की अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहां पर एक सारणी है 1 3 2 2 4 3 3 2 1।
यह एक सारणी है और इसमें भी हम लोग कुछ अचर ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सपोज इस सारणी का मान पहले हम निकाल लें या पहले अचर को ही ऐड कर लें। यहाँ पर हम अचर या कोई संख्या ही जोड़ते हैं और वह संख्या अलग अलग रहे या एक ही रहे। अगर एक ही संख्या रहेगी तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो देखा था कि किसी भी संख्या में किसी भी सारणी में कोई अचर पद अगर आप जोड़ते हैं उस सारणी के किसी स्तंभ में या किसी पंक्ति में, तो उस सारणी का मान उस अचर के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर भी हम क्या रख लेते हैं? कुछ डाटा रख लेते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं यहां पर हम 2 ऐड कर दें, यहां पर भी 2 ऐड कर दें, यहां पर भी क्या ऐड कर दें? 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या पहले इस सारणी का मान यूं ही निकाल लेते हैं बिना 2 ऐड किए। पहले इसको सॉल्व करें। यह सारणी है, इसका मान हम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ पूरा रिपीट, फिर दूसरा स्तंभ पूरा रिपीट, फिर इसे तिरिया गुणा करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो करिए 4 प्लस 3 3 9 27 प्लस 2 दूना के 4 दूना के 8 माइनस, अब इधर से करेंगे तो 2 3 6 प्लस 3 दूना के 6 प्लस 4 दूना के 8 3 के 24, अरे 4 3 12 दूना के 24, जोड़ दीजिए 8 4 12, इधर हो जाएगा कितना? 8 7 15, 15 में 4 दूनेंगे 39 माइनस इधर 6 6 12 36, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 3। यानी इस सारणी का मान कितना आया? 3 आया। कितना आया भाई? 3। अगर इस सारणी में हम कोई उभयचर ऐड कर दें, उभयचर करें बार बार सॉरी, अचर पद क्या कर दें? ऐड कर दें। पता नहीं क्या हो गया, आज उभयचर उभयचर हो रहा है सुबह सुबह। इस सारणी में कोई अचर पद क्या कर दो भाई? ऐड कर दो। तो इस सारणी का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3। सपोज मान लेते हैं हम वही ऐड करते हैं, यहां पर P, यहां पर Q, यहां पर R ऐड करते, तो इसे अगर हम सॉल्व करते तो फाइनली इसके जैसा हम PQR को बाहर रख देते। PQR कहां चला जाता? बाहर चला जाता। PQR अगर बाहर निकालते तो कुछ इस प्रकार से हमारी सारणी होती PQR, फिर यहां पर हो जाती है हमारी सारणी 1 3 2 2 4 3 3 2 1, और इसका मान कितना होता? 3 होता। अब यह PQR का गुणा है तो यहां पर भी PQR क्या हो जाता? मल्टीप्लाई हो जाता। PQR क्या हो जाता भैया? यहां पर भी PQR का मल्टीप्लाई होगा। अगर यह कोई संख्यात्मक मान होगा तो उसके मान में भी PQR का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। इसमें हो क्या रहा है? कह रहा है कि अगर कोई सारणी है जिसके प्रत्येक कॉलम में यानी प्रत्येक स्तंभ में कोई ना कोई अचर पद जुड़ा हुआ है या मल्टीप्लाई है, तो उस अचर पद को हम प्रत्येक कॉलम से पृथक करके बाहर कुछ इस प्रकार से अर्थात इस रूप में भी उस सारणी को हम रख सकते हैं, और रखने के बाद कुछ इस प्रकार से भी हम उसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि एक सारणी है। अब इसमें ठीक पिछले वाले का उल्टा है, इसमें ठीक क्या है? पिछले वाले का अपोजिट है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें पहले से ही ABC बाहर दिया हुआ है और एक सारणी है, और कह रहा है कि इसका हल ज्ञात कीजिए। तो इसे आप कितने प्रकार से हल कर सकते हैं? तो इसके हल के लिए हम 3 प्रकार है। देखिए, इसको अगर हल करने की हम बात करें तो इसे हम पहले नंबर 1 अगर बात करें मेथड 1, मेथड 1 में किसे कैसे हल करेंगे? तो मेथड 1 में हम इसे ऐसे हल कर सकते हैं ABCP, फिर ABCQ, ABCR, नीचे X Y Z, LMN
एन। एक हल तो यह हो जाएगा इसका, एक हल तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, या दूसरा हल क्या होगा इसका, या दूसरे हल की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे हल में हम लिखेंगे ए पी ए एक्स ए एल, फिर बी क्यू बी वाई बी एम, फिर सी आर सी जेड सी एन। एक हल तो यह हो जाएगा, एक हल यह हो जाएगा, और एक हल इस प्रकार का भी होगा। यानी अगर सारणी कुछ इस प्रकार से दी हो, सारणी का मान इस प्रकार से दिया हो, तो आप उसे ऐसे हल कर सकते हैं, ऐसे हल कर सकते हैं, या और कैसे हल कर सकते हैं, तो या आप उसे कुछ इस प्रकार ए पी ए क्यू ए आर बी एक्स बी वाई बी जेड सी एल सी एम और सी एन प्रकार से भी हल कर सकते हैं। अगर सारणी का मान कुछ इस प्रकार से दिया हो, ए बी सी सारणी पी क्यू आर एक्स वाई जेड एल एम एन का हल, तो आप उसे ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस सारणी का मान आप इस प्रकार, यानी तीन मेथड है, चाहो तो आप ऐसे हल करो, ऐसे हल करो, या ऐसे हल करो। उम्मीद करते हैं कि यह प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आई होगी। सॉरी, यह एग्जाम्पल नहीं है, यह आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। इससे पहले वाला भी आपका एग्जाम्पल नहीं था, यह भी आपकी एक क्या है, प्रॉपर्टीज ही है। क्या है भैया, प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी एग्जाम्पल गलती से हो गया है, यह भी आपकी एक क्या है, प्रॉपर्टीज है। और इन प्रॉपर्टीज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं भाई साहब, क्वेश्चन बने हैं, और इन्हीं को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टीज की बात करें। अगर सारणी हमारी कुछ इस प्रकार से हो और हमें इसे क्या करना हो, हल करना हो, तो हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। पहले तो जैसा कि तैसे ये सारणी है, इसे हम डिनोट कर लें, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी ई एफ जी एच आई, यह हमारी सारणी है। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें करना क्या है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, पहले इसको सॉल्व करिए, इसका मान निकालिए, और प्लस प्लस करिए, और प्लस कौन सी सारणी, एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई, इस सारणी का मान निकालिए, और इन दोनों सारणी का मान जो भी आएगा उन दोनों को आपस में प्लस करिए, आपको इस सारणी का मान क्या होगा, प्राप्त होगा। यानी इसका अलग दोनों का मान निकाल के बीच में प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारी इस मूल सारणी का क्या होगा, मान होगा। ठीक है, चीजें समझ में आई कैसे क्या हो रहा है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ नहीं करना है। कह रहे हैं ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड डी ई एफ जी एच आई का हल होगा। तो हमने देखा कि ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड है, तो हम एक सारणी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई करके बना दिया, हमने दूसरी सारणी एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई करके बनाया, हमने दोनों का मान निकाला और आपस में प्लस कर दिया, और वही हमारे इस सारणी का क्या रहा, मान रहा। क्लियर है, चलिए अब हम बात करें अगले सारणी की, तो ध्यान दीजिएगा। अगली सारणी की अगर हम बात करें, अगली प्रॉपर्टीज देखिए, अगली प्रॉपर्टीज हमारी क्या कह रही है, कह रही यदि ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर डी ई एफ जी एच आई हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए, या यह प्रॉपर्टीज दिया हुआ है तो इसका हल क्या होगा, मान नहीं, इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा।
क्या होगा भैया, इसका हल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि a प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर डी ई एफ जी एच आई है, तो इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ करना है नहीं, जस्ट इससे पहले हम लोगों ने जो यहां पर किया था, यहां पर क्या था, कॉलम में ए एक्स वाई जेड था प्लस में, अब यहां पर क्या कर रहा है, पंक्ति में भी वही चीज क्या है, प्लस है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ए बी सी डी और एक बार पी क्यू आर, यानी इसका हल, अगर हल की हम बात करें तो ए प्लस पी डी जी बी प्लस क्यू क्यू ई एच सी प्लस आर एफ आई। ठीक है भाई, यह हमारी दी हुई है सारणी। अब इसे हल कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इसको हल करिए, और प्लस पी क्यू आर डी ई एफ जी एच आई इसको हल करिए, और इन दोनों सारणी का जो अलग अलग मान आएगा उसे आप क्या करिए, प्लस करिए। प्लस करने के बाद इन दोनों का योग इस सारणी का क्या होगा, मान होगा। इन दोनों का योग ही इस सारणी का क्या होगा, मान होगा। तो कभी भी आपको सवाल में या एग्जाम में कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टीज देखने को मिले, क्वेश्चन ऐसा रहे, तो आप उसे इस प्रकार से भी हल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि यदि एक सारणी है जिसका मान डेल्टा है, जिसका मान क्या है, डेल्टा हो, तो इस सारणी के कोफैक्टर से बनी हुई सारणी का मान क्या होगा। एक प्रॉपर्टीज है हमारे सामने, कह रहा है कि इस सारणी का मान डेल्टा है, इस सारणी का मान यदि सारणी का मान डेल्टा हो तो इस सारणी के कोफैक्टर से बने सारणी का मान, इस सारणी के कोफैक्टर से इस सारणी के सारणिक के कोफैक्टर, ब्रैकेट में क्या होता है कोफैक्टर, सहखंड या सहखंडों से बनी सारणिक का मान इस सारणी के मान के वर्ग के बराबर होगा, या का मान डेल्टा n, डेल्टा के पावर n -1, डेल्टा के पावर n -1 के बराबर होगा, जहां n कोटि है। क्या भैया, n क्या है, कोटि।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। देखिए क्या कह रही है, कह रही है कि दी गई सारणी का मान अगर डेल्टा हो तो इस सारणी के कोफैक्टर से बने सारणी का मान डेल्टा की पावर n-1 के बराबर होगी। चलिए इस प्रॉपर्टीज को हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है देखिएगा, ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सारणी हम आपके सामने रखते हैं और उस सारणी के पहले उस सारणी का मान निकालेंगे, फिर उस सारणी के कोफैक्टर से एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी का भी हम लोग क्या निकालेंगे, मान। ठीक है, चलिए तो एक सारणी है आपके सामने 1 2 3। हम यह क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही उठा के लाए भाई, हम अपने से क्वेश्चन नहीं बना रहे, अपने मन से नहीं बना रहे। जो क्वेश्चन आपके पिछले ईयर कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा हुआ है, हम उन्हीं सवालों को आपके सामने रख के एग्जाम्पल के थ्रू उपयोग में ला रहे हैं, ताकि भविष्य में हो सकता है कि जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल या सवाल से आपको नियम समझा रहे हैं, यही हूबहू सवाल आपको एग्जाम में देखने को क्या हो, मिले। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करें इसे। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 -2 1 0। 1 2 3 -2 1 0 5 3 4 5 3 4। चलिए यह एक सारणी है, पहले इस सारणी का हम लोग मान निकालें। हालांकि आंसर हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन हम अपने से निकालेंगे, अपने मेथड से। तो हमारा मेथड क्या कहता है कि पहले फर्स्ट स्तंभ को रिपीट करिए, फिर दूसरे स्तंभ को भी रिपीट करिए, और रिपीट करने के बाद इनका तिर्यक गुणा करिए। तो 1 1 1 4, यानी यहां से कितना आ जाएगा 4 प्लस -2 3 -6 3 18 माइनस का 18, फिर इधर 5 गुना के 10 0 हो जाएगा भाई, प्लस का 0, फिर माइनस इधर -2 2 4 4 गुना के 8 गुना के 16 माइनस का 16, और 2 गुना के 4 चौका 16 माइनस का 16, प्लस इधर 1 3 0 0 प्लस 5 गुणे 1 गुणे 3 15। तो यहां से आ जाएगा कितना आपका माइनस का 14, इधर है आपका माइनस और ब्रैकेट में माइनस का 1 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 प्लस 1 बराबर आ जाएगा माइनस का 13। यानी इस सारणी का मान कितना आया 13 आया। कितना है भैया 13। चलिए तो इस सारणी का मान हमारा आ गया माइनस का 13। एक सारणी है जिसका मान कितना है माइनस का 13। ठीक है, चलिए अब हम इस सारणी के कोफैक्टर की सहायता से सारणी बनाते हैं। मूल सारणी हमारी यही है। ठीक है, मूल सारणी हमारी क्या है भाई, यही है। आप चाहो तो इसके कैलकुलेशन को हम यहां पर साइड में रख देते हैं, ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो भाई। चलिए हमने क्या क्या किया था, हमने किया था 4, यहीं पर रख देते हैं, तिर्यक गुणा किया था ऐसे 4, एक बार रख लेते हैं यार, सॉरी नहीं आएगा, एक बार यहां पर साइड में रख लेते हैं। तो हमने यहां पर क्या रिपीट किया था 1 2 3, फिर हमने यहां पर क्या रिपीट किया था -2 1 0। यहीं पर कैलकुलेट करते हैं, इधर आया था हमारा 4 प्लस 3 3 के 9 दूना 18 माइनस का 18 प्लस लास्ट में 0 आया था, फिर माइनस इधर हमने गुणा किया था तो माइनस का 16 आया था, प्लस का शायद 0 आया था बीच में, प्लस का क्या आया था 0, फिर प्लस का 15 आया था, फिर हमने कैलकुलेट किया था तो माइनस का 14 और प्लस का 1 आया था, और फाइनली रिजल्ट हमें माइनस का 13 मिला था। क्या मिला था माइनस का 13। ठीक है, चलिए ताकि बाद में कैलकुलेशन करें आप तो कोई समस्या ना हो, कोई समस्या ना हो भाई। माइनस का 13 कि सर जी बाद में -13 आया कैसे, तो लीजिए हमने उसके बगल में ही उसका सॉल्यूशन रख दिया।
ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि सर जी 13 कहाँ से आया था। तो भैया 13 यहीं से आया था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यह प्रोसेस लंबा होने वाला है। ओके, चलिए, उम्मीद है आवाज सब सही होगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए, तो हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर का मतलब समझते हैं ना, कोफैक्टर। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह A11, A12, A13, A21, A22, A31, सॉरी 33, A31, A32 और A33, 33 या A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 का मान हम निकालेंगे और इनके मानों की सहायता से एक नई सारणी बनाएंगे और उस नई सारणी का मान इस प्रॉपर्टीज के अनुसार, अगर इस सारणी का मान इतना है तो इसके कोफैक्टर की सहायता से जो सारणी बनेगी उस सारणी का मान कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पहले कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर। भैया कोफैक्टर, आइए हम लोग बात करें A11 की। किसकी बात करें, A11 की। तो A11 हमारा है क्या, 1, क्या है 1। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दो तो यहाँ पर एक सारणी बनेगी 3 1 3 0 4। क्या बनेगी 1 3 0 4। और इस सारणी का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 गुणे 4 माइनस 0 गुणे 3। कैलकुलेट करने पर आपको मिला 4। A11 का मान कितना मिला, 4, ठीक है। उसी प्रकार A13 करें, A12 ना, A12 निकालिए तो A12 का मान आएगा आपका कितना, 12, यानी यहाँ पर तो 2 3 3 4, 2 3 3 4, इसे कैलकुलेट करिए। तो इसे कैलकुलेट जब हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 3। तो हमें यहाँ से मिल रहा है 4 दूना के 8 और माइनस का 9। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 9। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, A11 हमारा निगेटिव है, A12 क्या है, निगेटिव है। तो इसके निगेटिव का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। A12 ऑलरेडी निगेटिव है तो यह बाहर निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके कैलकुलेशन में भी हमें निगेटिव मिल रहा है, इसके कैलकुलेशन में भी हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव। और यह ऑलरेडी निगेटिव है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 1, क्योंकि बाहर माइनस का, सॉरी बाहर माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए A13 की बात करें तो A13 के बाहर ना तो माइनस है ना तो प्लस है। अरे हम लोग पिछली क्लास में ही चिन्ह पढ़े थे भाई, कुछ इस प्रकार से, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ये चीज तो हम लोगों ने पहले ही देखा है, तो बस उसी का ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A13 में 13 यानी 2 1 3 0, 2 1 3 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो हमारा आ रहा है 0 माइनस का 3, क्या आ रहा है माइनस का 3। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए ये तो रहा हमारा A11, A12 और A13। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे A21। यहीं पर नीचे रख लेते हैं, थोड़ा सा इसे और एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी हमें A13 के बाद 23 और 31 का भी निकालना है। चलिए अब हम बात करेंगे A21 की। A21 कहाँ है, यहाँ है। जब ये यहाँ है तो -2 5 0 4,
-2, 5, 0, 4। सॉल्व करिए तो -2 में 4 का गुणा करेंगे, -2 गुणे 4, -2 गुणे 4 -0 गुणे 5, तो बराबर यह माइनस में ही आएगा क्या, 8। कितना आएगा भैया, माइनस का 8। ठीक है, माइनस का ही 8 आएगा ना, प्लस तो आएगा नहीं। क्या 31 निगेटिव होता है ना भाई? हाँ, पहले होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। निगेटिव होगा तो प्लस आ जाएगा। देखिए यह कैसे हुआ, प्लस का 8 आएगा क्योंकि यहाँ पर यह क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव यहीं पर, क्योंकि 21 क्या होता है, निगेटिव होता है। जब 21 ही निगेटिव है तो उसका मान कैसे निगेटिव आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर ही क्या है, निगेटिव। कैलकुलेट करेंगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 22 की। A22 कहाँ है, A22 की अगर हम बात करें तो 1534, 1534। इसे सॉल्व करेंगे, यह तो पॉजिटिव होता है, यह हो जाएगा 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5। अब हो गया कल्याण, 4 एकम 4, 5 एक 15, तो यह माइनस का 11 आएगा क्योंकि इसका मान पॉजिटिव होता है लेकिन कैलकुलेट करने पर निगेटिव आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें A23 की, अब A23 ऑलरेडी निगेटिव होता है। 23 यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर तो 1 -2 3 0, 1 -2 3 0। ऑलरेडी यह निगेटिव है, निगेटिव है तो ठीक है। 1 इंटू 0 माइनस, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा और यह पहले से 2 निगेटिव है, माइनस का 2, और ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, माइनस ही है, तो उधर तो 0 हो गया, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और बाहर निगेटिव है तो माइनस का 6। मान क्या आया, माइनस का 6, तो आपका आ गया 23। चलिए अब हम यहां से निकालते हैं A31। अब A31 की बात करें तो A31 क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। A31 पर आइए, A31 3 है तो -2513, -25 माइनस का 2 5 1 3। कैलकुलेट करें इसे तो कितना आ रहा है, यह आ जाएगा आपका माइनस का 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5। फाइनली आ गया कितना, 6 5 11 माइनस का 11, क्योंकि यह भी माइनस वह भी माइनस, तो माइनस माइनस आपस में जुट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11। चलिए अब हम बात करें A32 की। A32 क्या है, 0 है, 0 है तो 1 5 2 3, 1 5 2 3। सॉल्व करें तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5, 3 और 10 ऑलरेडी है, ये आ जाएगा निगेटिव, लेकिन यह निगेटिव होता है, 32 क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर बाहर निगेटिव है, बाहर क्या है, निगेटिव है, सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसके अंदर मान निगेटिव आ रहा है, 7 माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट है A33, और A33 ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। A33 में क्या है भैया, A33 में 4 है तो 1 माइनस 2 2 1 1 माइनस 2 2 1। सॉल्व करिए, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस का 2, तो यह भी माइनस, यह भी माइनस,
तो हो जाएगा माइनस का 4, बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर 1 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, यानी 33 का मान कितना आ गया प्लस का 5। अब हमें अपने वैल्यू को यहाँ पर रखनी है। क्या करनी है भैया, वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टीज की सहायता से, इसकी सहायता से इस सारणी का मान अगर डेल्टा आया है तो इसके कोफिशिएंट की सहायता से जो सारणी बनेगी उस डेल्टा का क्या होगा, वर्गमूल होगा। क्या होगा भाई, वर्गमूल होगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज बनी है, हमने देखा है कि एक सारणी हमारे पास यहाँ पर है, ऑलरेडी एक सारणी है जिसका मान आया है माइनस का 13। हमने इस सारणी के कोफिशिएंट की सहायता से, सहखंडों की सहायता से एक सारणी जनरेट की है, एक सारणी बनाई हुई है। फिर उस सारणी का हम लोग मान निकालेंगे और देखेंगे कि इस सारणी का जो मान है और इसके कोफिशिएंट की सहायता से जो सारणी बन रही है उसके मान में क्या संबंध है। ठीक है, चलिए तो इसके कोफिशिएंट को रखें। तो पहले क्या रखेंगे, A11 रखेंगे, A11, फिर क्या रखेंगे, A12 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, A13 रखेंगे, उसके बाद A21 रखेंगे, फिर A22 रखेंगे, फिर A23 रखेंगे, फिर उसके नीचे A31, फिर A32 और लास्ट में A33। ऐसे ही मान हमें रखना है, इसी रूप में हमें क्या करना है, मान रखना है। तो चलिए यहां पर रखते हैं। तो भैया A11 का मान है 4, A12 का मान 1, A13 का मान माइनस का 3। ओके, अब आ जाइए 21 पर आइए। A21 का मान 8, A22 का मान माइनस का 11, अरे हो जा भाई, क्या हो रहा है। ठीक है 11, और A23 का मान माइनस का 6। अब आ जाइए 31 पर, 31 माइनस 11, 32 7, 33 5। ये बनी इसके कोफिशिएंट की सहायता से सारणी। क्या बनी भैया, कोफिशिएंट की सहायता से सारणी। अब इस सारणी का मान निकालिए, इस सारणी का क्या करिए, मान निकालिए। तो ये सिंपल, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कर दें, अपना वाला मेथड। फर्स्ट स्तंभ को रिपीट करिए, सेकेंड स्तंभ को रिपीट करिए, तिरिया गुणा करिए, 4 11, 4 5 20, 11 माइनस 220, अरे 4 5 20, अब 2 में 11 गुणा करेंगे 22, 11 दूना के 22, माइनस लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, प्लस 11 छक्का 66, अरे ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 66, प्लस 8 3 24, 7 या 8 7 56, 8 7 56 में 3 का गुणा कर लीजिए, 56 3, 6 3 18, 5 3 15, 1 16, 1 68, 6 3 18 15 16 68, माइनस का 16 68, सॉरी माइनस का 168, 8 3 24, 7 7 चौको 28, 7 दूना के 14 2 16, सही है। यह आ गया इसका। अब इसके मान को माइनस कर लेंगे, 8 5 40, फिर इधर हो जाएगा कितना, 4 6 24 गुणे 7, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 4 6 24 गुणे 7, 7 चौको 28, हाथ में लगा 2, 7 दूना के 14 2 16 68, फिर इधर तीनों माइनस है तो माइनस ही आएगा। ये हो जाएगा 11 11 121, 121 में 3 का गुणा करिए, 121 में 3 का गुणा करिए तो 3 1 3 6
363 माइनस का 363। अब इसे कैलकुलेट करिए, तो यह माइनस माइनस को पहले जोड़ लीजिए या पहले घटा लीजिए। 66 में से आई घट जाएगा, 68 में से 66 जाएगा तो कितना बचेगा? 62 नहीं, 68 में से 66 जाएगा तो 2 ही बचेगा। 102 और 120 तो 322। अरे भाई 68 में से 66 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 6 गया 0, खत्म। 102 बचा। अब 102 में 220 जोड़ेंगे तो 0 2 2 हो जाएगा, सही है। 322 इधर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर भी माइनस बड़ा ही आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यह एक ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, इसको भी घटाइए। तो 68 में से चला जाएगा 40 तो कितना बचेगा? 28। 3 63 1 28, 8 3 11, 6 2 8 1 9, 3 1 4। माइनस का आएगा कितना? 491। माइनस का 491, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 491 और माइनस का 322, प्लस का 491 माइनस 322, 9, 8 में से 2 गया 6, 1 69, सही तो है? आ तो गया। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है भैया? 169। माइनस का कि प्लस का? प्लस का। किसका आ रहा है? प्लस का। यानी इस सारणी का मान, ये जो सारणी हमें प्राप्त की है कोफिशिएंट की सहायता से, इस सारणी का मान कितना आ रहा है? तो इस सारणी का मान 169 आ रहा है। कितना आ रहा है भैया? 169। कैसे आया? तो हमने आपके सामने रखा हुआ है और यही इसका क्या है? रिजल्ट है। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहां से एक स्टेटमेंट हम चाहे तो लिख सकते हैं और हम लिखना चाहेंगे यहां पर नीचे कि किसी भी सारणी का मान उसके सहखंडों से बनी सारणी के मान का वर्गमूल होता है। क्या लिखेंगे? किसी भी सारणी का मान, नोट करके, किसी भी सारणी का मान उसके किसी भी सारणी का मान उसके, या ऐसे करके लिख सकते हैं, हाँ, किसी भी सारणी का मान उसके सहखंडों से बने सहखंडों से बनी सारणिक के मान का वर्गमूल होता है। वर्गमूल होता है मीन्स, अगर कोई सारणी हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, इस सारणी का मान हमें नहीं पता है, लेकिन इसी सारणी के सहखंडों से बनी सारणी का मान हमें पता है, तो इस मान का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इस सारणी का मान हमें पता होगा। कैसे? या इसको उल्टा लिखना चाहें कि किसी भी सारणी के सहखंडों का मान, किसी भी सारणी से बनी, किसी भी सारणी के अवयवों के सहखंडों से बनी सारणी का मान उस सारणी के मान का वर्ग होता है। तो एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, किसी सहखंडों से बनी सारणी का मान, सहखंडों से
सहखंडों, किसी सारणी के सहखंडों से बनी सारणी का मान, किसी सारणी के सहखंडों से बनी सारणी का मान, किसी सारणी के सहखंडों से बनी सारणी का मान मूल सारणी के मान का वर्ग होती है। क्या होती है भैया? वर्ग होती है। ठीक है, यानी यहां से हमने एक चीज सीखा या एक प्रॉपर्टीज यहां से हमारे पास बनी कि किसी भी सारणी का मान उसके सहखंडों से बनी सारणी के मान के वर्गमूल होता है। अगर कोई सारणी का मान आप निकालना चाहते हैं लेकिन आपको उस सारणी का मान नहीं पता है, बट उसी सारणी के सहखंडों की सहायता से जो सारणी बनी हुई है उस सारणी का मान आपको दिया हुआ है, तो आप उस मान का वर्गमूल निकालिए तो मूल सारणी का मान आपको क्या होगा? निकल के आएगा ना भाई। चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर दूसरी लाइन में कह रहा है कि अगर कोई सारणी है और उस सारणी के सहखंडों से बनी सारणी का मान आपसे पूछ रहा है, उस मूल सारणी का मान आपको दिया हुआ है और इस मूल सारणी के सहखंडों से बनी सारणी का मान आपसे पूछ रहा है, तो जो मूल सारणी का मान है उसी मान का आप वर्ग कर दीजिए तो इसके सहखंडों से बनी सारणी का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपको जरूर समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और सवालों के साथ और फैक्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।